हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। CHS की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 11th में जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे मैथ और बायो से भी जो भी रिलेटेड है उनके लिए भी। अब देखिए, सभी का PDF तो मैंने आपको दे दिया है अपने ब्लॉग पोस्ट पे, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पे हम मैथ पूरा कवर कर चुके हैं, लगभग बता चुके हैं। अभी इसमें थोड़ी सवालें भी बताना बाकी हैं, कुछ बता देंगे। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बारे में बता दें कि जो भी इसके गाइड बुक थी वो हमने उसका PDF अपलोड कर दिया, कुछ वीडियो हमने बनाई, पर थ्योरी के अलावा वहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं थे। आप थ्योरी लगभग पढ़ ही चुके हैं, आपको बस उनमें थोड़ा सा और पढ़ लेना है, क्योंकि दोहरा लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा छोटी चीज़ें आती हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कार्बन का प्रतीक बताइए, कार्बन का प्रतीक। ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं और बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, पर छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर बड़े क्वेश्चन नहीं आते तो उनमें कोई एक बार के दर्द नहीं होता है, पर छोटे क्वेश्चन अगर छोड़ के आते हैं तो इसमें बहुत भयानक दर्द होता है। और पेपर कैसे करना है उसके लिए तो आपको बहुत सारी वीडियो, मैंने हर वीडियो में लगभग मैं आपको बताता ही रहता हूँ कि कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे करना है। तो एक वीडियो बनाई थी और उसमें हाउ टू क्रैक CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 11th मैथ ऐसे करके है। आप जाके वहाँ से उस पर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो वो सारी बातें रहीं। और अभी हम यहाँ पे जो क्लास 9th की एक बुक है, ठीक है, क्लास 9th की एक बुक है जो साइंस की होती है, और साइंस में भी हम फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं। कुछ वीडियो हमने बना दिया है। आज हमें चर्चा करनी है कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा पे, जो इस किताब में है। ये रही हमारे पास, ये अरिहंत की किताब है और इसी से आपको पढ़ना है और अच्छे से करना है। आपके पास राजीव की भी हो सकती है और NCERT की भी हो सकती है, किसी की भी होगा, उसी से आपको पढ़ना है। तो चलिए, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी है। दोस्तों, सबसे पहले बात तो हमें यहाँ पे जानना है कार्य क्या होता है। तो किसी यहाँ पे जब किसी वस्तु पर, ये वस्तु हो गई है, इस पर कोई बल लगाया जाता है F। बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में कोई विस्थापन होता है। मान लेते हैं यहाँ तक ये वस्तु पहुँच गई है, क्या है, वस्तु यहाँ से चल करके यहाँ पे पहुँच गई, तो ये जो विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट D से दिखाया जाता है, या फिर आप इसको S से दिखा सकते हैं। तो जो बल लगाया जाता है और बल की दिशा में विस्थापन होता है, इन्हीं के गुणनफल को कहते हैं इसका कार्य, मतलब इसमें कार्य हुआ। और अगर ये खसक रहा है, हमने बल नहीं लगाया तब पर भी काम नहीं हुआ, हमने बल लगाया, ये नहीं खिसका, तब पर भी कार्य नहीं हुआ। देखिए, कार्य को W से दिखाया जाता है। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, F/D। तो बल कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। अब यहाँ पे अगर बल 0 होता है तब पर भी काम 0 हो जाएगा, विस्थापन 0 होता है तब पर भी काम 0 हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक सा फार्मूला होता है जो यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे स्थिति आप देख ही रहे हैं। अभी एक दूसरी स्थिति बनती है जिसके अनुसार बातें ये होती हैं कि अगर हमने इस पर बल लगाया, हमने अभी तक बल लगाया किस दिशा में, एक समांतर सीधी दिशा में लगाया है बल, हमने अभी तक इस दिशा में बल लगाया था। अब सपोज कीजिए कि हमने बल इस दिशा में लगा दिया, यानी कि क्षैतिज से हमने थीटा अंश का कोण बनाते हुए बल लगाया, बल इधर की ओर कार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में भी विस्थापन होगा, वस्तु यहाँ तक पहुँचेगी, तब हमारा जो कार्य होगा वो क्या होगा। अभी तक तो कार्य W बराबर F/D होता है, अभी यहाँ पे विस्थापन D हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन D हो रहा है। तब अगर हम इस कोण पर लगा रहे हैं बल, तो क्या होगा,
तो बात ये आती है कि जब बल यहाँ पे लगता है तो इसके दो भागों में ये वियोजित हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। बढ़ता कुछ इस प्रकार से है, इसको इसका क्षैतिज वियोजन कहते हैं, इसको इसका लंब ऊर्ध्व वियोजन कहते हैं। वियोजन का मतलब होता है बंटना, ठीक है। ये अगर तिरछा बल लगाया जाएगा तो उसका प्रभाव इधर की ओर भी रहेगा कुछ और इधर की ओर भी रहेगा कुछ, दिखाई देगा। इसी को कहते हैं बल का वियोजन। दिखेगा नहीं लेकिन आभास होगा कि इधर की ओर लगा हुआ है। तो इस क्षैतिज वाले वियोजन को, जो ये वाला बल है, यही हमारा वस्तु को चलाने में काम करेगा, ठीक। वास्तविक बल तो ये लग रहा है, लेकिन जो इस पर कार्य करने वाला बल है, ठीक है, वो ये वाला बल रहेगा। और ये बल इससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, कम हो जाएगा। और ये होता कितना है? ये होता है F cos थीटा। फिर से देखेंगे, F cos थीटा के बराबर ये वाला बल रहता है। इधर वाले बल जो होता है F sin थीटा के बराबर होता है। तब ऐसी स्थिति में जब हमको बल निकालना है, कार्य निकालना है, तो F की जगह F cos थीटा काम करेगा और D की जगह तो विस्थापन काम ही करेगा। तो यहाँ पे कहा जा सकता है FD cos थीटा या फिर FS cos थीटा भी कहा जाता है। अगर विस्थापन लिया जाए S के रूप में, ठीक है, किया गया कार्य W बराबर F इंटू S लिया जाए तो किया गया कार्य इस स्थिति में FS cos थीटा कहलाता है। थीटा क्या है? ये वाला कोण है जो क्षैतिज से कहते हैं, क्षैतिज से वो जितने अंश के कोण पर बल लग रहा है वही cos थीटा यहाँ में प्रयोग किया जाएगा। तो ये स्थितियाँ बनती हैं पूरी। तो दोस्तों, थीटा का मान अलग अलग प्रकार से बदल के अलग अलग स्थितियाँ बनती हैं उसकी, हम उनके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। सीधा प्रश्नावली पे पहुंचते हैं, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं संभवतः। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाकर बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित होता है। इस प्रकार वस्तु पर किया गया कार्य क्या है? F इंटू डी होता है, F इंटू एस होता है। तो 7 8 56 जूल। जूल क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है। बहुत ही आसान सवाल। अगली सवाल देखेंगे, 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.5 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? जी का मान 10 हो गया है। अब 5 किलोग्राम की वस्तु है और जी का मान 10 लग रहा है, तो F बराबर जो होता है M इंटू ए होता है, M इंटू जी होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान, विस्थापन, गुरुत्वीय त्वरण। अब क्या कर रहे हैं कि वस्तु को ऊपर की ओर उठाओगे तो कुछ तो बल लगाना पड़ा ना। कितना बल लगाना पड़ा? 5 गुणित, देखिए द्रव्यमान गुणित त्वरण यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। आपका द्रव्यमान है 5, त्वरण है 10, 50 न्यूटन के आपका बल लग रहा है। और हमारा जो किया गया कार्य होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन कितना हो रहा है? 2.4 और बल कितना हो गया? 50। 2.4 और 50 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे गुणा कर दिया गया, तो गुणा करने पे 120 जूल आ गया। ये आपका क्या हो गया? किया गया कार्य हो गया। अगर आप ऊपर उठाएंगे किसी वस्तु को, ठीक है, ऐसे ऊपर उठाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। आगे कुछ सवालों पे चलते हैं। ये सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है जहाँ पे हमको कोण भी दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं किसी पिंड पर 4 न्यूटन का बल लगाने से वह 60 अंश के कोण बनाते हुए 4 मीटर विस्थापित होता है। बल लगा रहे हैं, 60 अंश का कोण बन रहा है, 4 मीटर विस्थापन हो रहा है, 4 न्यूटन का बल लग रहा है। कार्य की गणना कीजिए। आपको बताया FS cos थीटा या फिर FD cos थीटा, यानी कि विस्थापन बल गुणित विस्थापन गुणित cos थीटा। तो 4 गुणित 4, बल 4, विस्थापन 4, cos थीटा माने cos थीटा बराबर 60। cos थीटा का मान 1/2 होता है, ठीक। cos 60 का मान 1/2 होता है यहाँ पे। और 4 चौक 16 भाग दे दिया 8 जूल आ गया। बहुत ही आराम से, बड़े प्यार से। और अब कार्य के बाद जब हो चुकी है पूरी, तो आ जाता है कार्य के बाद अपनी ऊर्जा। अब देखिए, ऊर्जाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं और सवालें आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा मतलब किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं उसकी गतिज ऊर्जा। अगर वस्तु गति कर रही है तभी उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो
तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को K से दिखाया जाता है और इसके बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। 1/2 m द्रव्यमान हो गया, v क्या हो गया, इसका वेग हो गया, हाफ mv स्क्वायर, ये इसका गतिज ऊर्जा हो गई है। बस इतना सही रहता है। और कई बार यहाँ पे बलगुणित विस्थापन के बराबर भी हो जाता है गतिज ऊर्जा। लेकिन अब यहाँ पे जितना कुछ मिला है ये गतिज ऊर्जा का एक बहुत ही प्यारा सा सूत्र होता है। साथ में हमारे पास एक स्थितिज ऊर्जा भी होती है। वस्तु की स्थितिज में जो स्थित होने की वजह से जो उसमें ऊर्जा होती है उसको उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। अब ये जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसको U से दिखाया जाता है और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है mgh, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई। ये कितनी ऊंचाई पे वस्तु को रखा गया उसके आधार पर काम करती है। और इन दोनों ऊर्जाओं का एक सम्मिलित रूप होता है जिसको कहा जाता है किसी वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा या फिर ऊर्जा निकाय। चलिए अब उसके बारे में इसको यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है जो इन दोनों के योगफल के बराबर होती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आता है कि वस्तुओं की ऊर्जा तो ना ही नष्ट की जा सकती ना ही उत्पन्न की जा सकती, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती। वस्तुओं की नहीं, ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जितने भी संरक्षण के नियम होते हैं सब पे यही लागू होता है और उसके जगह पे वो प्रयोग कर दिया जाता है। उस ऊर्जा का है तो ऊर्जा का, संवेग है तो संवेग को। अभी यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल क्या होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा के, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा इसके बराबर होता है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल। और ये हमेशा यांत्रिक ऊर्जा हमेशा निश्चित रहती है, यानी कि वो न कम होती है न ज़्यादा होती है, यानी स्थिर बनी रहती है। तो ये स्थितियाँ बन चुकी हैं। अब इसके कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि कहा जा रहा है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गोला 6 मीटर पर सेकंड के वेग, एक समान वेग से गतिमान है, गतिशील है। गोले की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो के बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। द्रव्यमान 15 रख दिया, वी के जगह 6 रख दिया, 6 छंग 36 यहाँ पे 2 से भाग किया तो 6 को 2 बार है तो उसको थोड़ा सा भाग करके कम किया तो 6 18, 18 पंचे 90, 18 कम 18 मतलब 9 जोड़ करके यहाँ पे 70 मतलब 270 में लोगों को बड़े प्यार से गुणा करा दिया, 270 जूल आ गया। ये होता है ऊर्जा का मात्रक। और यहाँ पे उसी प्रकार की एक सवाल है कि क्या आकार द्रव्यमान दिया गया है, वेग दिया गया है, इतना वेग 60 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे 2 स्थितियों पे आपको इसका क्या निकालना होगा, गतिज ऊर्जा निकालनी पड़ रही है, ठीक है। तो बात देखेंगे 2000 किलोग्राम आपका कार का द्रव्यमान हो गया। प्रारंभिक वेग मीटर पर सेकंड में ले लिया, अंतिम वेग को भी मीटर पर सेकंड में निकाल लिया और कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा भी निकाल ली है और कार की अंतिम गतिज ऊर्जा निकाल ली है। और यहाँ पे ऊर्जाओं में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसी को घटा दिया गया है। घटाने के बाद जो गिनती मिली है यही आपका क्या है, इसको कितना कार्य करना पड़ा। तो जो भी ऊर्जा में परिवर्तन होता है वही किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। आगे स्थितिज ऊर्जा से संबंधित सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों एक सवाल है, कह रहे हैं कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी तो स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 दिया गया है तो एम, जी और एच सभी का मान मिल गया है। तो स्थितिज ऊर्जा ईपी या फिर यू से कह सकते हैं इसको। पोटेंशियल एनर्जी है तो एम जी एच 40, 10 और 5 का गुणा करने पर 2000 जूल आ गया आपका उत्तर। और उसके बाद हम बात कर रहे थे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा आपको ये समझना होगा कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो आपके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है और ऊर्जा हमेशा नियत बनी रहती है, उसका ह्रास ना होता है, ना ही उसमें उत्पन्न होता है, ना ही उसका क्षय होता है। अब देखेंगे बात इतनी सी है कि ज़मीन हो गई, यहाँ पे एक पत्थर रखा है
और अगर हम इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी गतिज ऊर्जा, जब देखिए नीचे स्पीड ज़्यादा रहेगी तभी तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो गतिज ऊर्जा कम होती जा रही है। और आखिर में पहुंचने के बाद जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो गतिज ऊर्जा 0, क्योंकि यहाँ पे जाके रुक गया। पत्थर आप फेंकेंगे तो जाके रुकेगा ही ना, नीचे तो आएगा, मतलब कि भागता तो जाएगा ही नहीं, तो पहले रुकेगा, रुकने के बाद वो नीचे आना शुरू किया गया करेगा। तो जिस क्षण वो यहाँ पे रुका हुआ होगा उसी समय इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद फिर नीचे गिरना शुरू करेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और आखिर में यहाँ पे गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। तो जितनी ऊंचाई पर जाकर स्थित होंगे वो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और नीचे जैसे आते जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो ये स्थितियाँ होती हैं गतिज ऊर्जाओं और स्थितिज ऊर्जाओं के बीच का संबंध जो है ये से ही काम करता है। और यहाँ पे हम सवाल देखेंगे, दिया गया है 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी से 10,000 सेंटीमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत समतल रूप से गिराया जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने पर इसका वेग और कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो भैया बात इतनी है, ऊंचाई 10,000 है, उसको 100 से भाग कर दिया, मीटर में बदल दिया। स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं उतनी ऊंचाई पर, mgh लगाया तो m तो 2 किलोग्राम है, g तो मान 10 है और h का मान 100 है, गुणा करा 2000 जूल। जब पिंड पृथ्वी पर नीचे गिरने पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में बदलती है। माना पृथ्वी के तल पर पहुंचने पर इसका वेग v होगा, तब गतिज ऊर्जा ½ mv² बराबर 2000 जूल। देखिए जो भी ऊपर स्थितिज ऊर्जा बनती है वही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो वो 2000 जूल के उसके बराबर कर दिया, 2 को ऊपर भेज दिया। m का देखिए m का मान 2 है तो 2 से 2 ऐसे कट जाएगा, सीधा सीधा ऊपर नीचे चला जाएगा, कट जाएगा। 2000 v² बराबर 2000, v बराबर हो जाएगा √2000, यानी 2000 का वर्गमूल ले लिया, 44.7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योगफल हमेशा मतलब एक निश्चित रहता है, तो नीचे अगर पहुंचेगा तो उस समय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, वो अधिकतम हो जाएगी, जितनी यहाँ पे थी 2000 जूल थी, ये नहीं, ये तो 1 था, तो 2000 हमेशा निश्चित बनी रहेगी। आसमान पे जाएंगे तो 2000 जूल इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ज़मीन पे आएंगे पहुंचेंगे तो उसकी 2000 जूल क्या हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ये दोनों नियत रहते हैं, बीच में कहीं पहुंचेंगे तब पर भी ऐसे ही काम होता रहता है। और अब हम बात करेंगे इसकी शक्ति के बारे में, शक्ति क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो भैया जो शक्ति होती है वो होती है, उसकी परिभाषा बनती है, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि जो शक्ति होती है यानी पावर होती है P बराबर वो होती है W/T, यानी जितना काम कर दिया कितने समय में किया है। समय भी होता है यहाँ पे मायने रखता है, कम समय में किया है तो जाहिर सी बात है आपके पास शक्ति ज़्यादा है, और ज़्यादा समय में किया है तो शक्ति आपके पास कम है। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है या फिर जूल प्रति सेकेंड होता है, और किलोवाट मेगावाट भी हो जाता है। 1 हॉर्स पावर आप सीख लीजिए, 1 HP 1 हॉर्स पावर घोड़े की शक्ति बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब इस पे जो सवाल बनेंगे वो कुछ इस प्रकार रहेंगे, जैसे कि ये सवाल है, कहा गया कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 20 न्यूटन बल से 8 मीटर की दूरी तक 10 सेकंड में खींचा गया, शक्ति की गणना कीजिए। अब द्रव्यमान दिया गया, दूरी दी गई, बल दिया गया, समय दिया गया, तो किया गया कार्य बराबर W बराबर F/S होता है, कितना बल लगा और कितना दूरी तक विस्थापित हुआ। तो बल तो लगाया है कितना, 20 न्यूटन का विस्थापित हुआ, 8 मीटर 20 अट्ठे 8 दूनी 16 160 जूल आ गया आपका क्या, इसमें किया गया कार्य। और जो शक्ति होता है वो कार्य बटे समय होता है। तो कार्य कितना है, 160 बटे 10, जब भाग दे दिया तो 16 वाट आ चुका है। और यहाँ पे जो प्रयोग किया गया 60 किलोग्राम, तो यहाँ पे जो 60 किलोग्राम दिया गया अभी उसका प्रयोग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास बल पहले से दिया था, तो बड़े आराम से 60 किलोग्राम का प्रयोग नहीं किया गया।
कई बार कन्फ्यूजन इस बात की होती है कि 60 किलोग्राम दिया तो है, उसका प्रयोग हम कहाँ करें। तो जब तक ज़रूरत ना हो तब तक प्रयोग नहीं करना है। एक और प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो मिलता है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक इंजन की शक्ति 15 किलोवाट है। 15 किलो का मतलब होता है 1000, तो 15,000 वाट है। इसके द्वारा 75 किलोग्राम पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा, जी का मान 10 दिया गया है। तो भैया अगर आपको ऊंचाई तक उठाना है, ठीक है, तो पहले बात तो शक्ति को लिख लिया और द्रव्यमान लिख लिया, ऊंचाई लिख लिया, गुरुत्व त्वरण जो दिया था वो लिख लिया है। और हमको यहाँ पे कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या, समय हमको निकालना है। लेकिन चूंकि हमको शक्ति दी गई है तो शक्ति के हिसाब से ही निकालेंगे। शक्ति बराबर P बराबर W/T होता है। अब T की वैल्यू निकालनी है। अब W बराबर क्या होता है, mgh। ये क्या है, इसकी स्थितिज ऊर्जा, उतनी ऊंचाई तक पहुंचाया गया है ना, तो ये इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर गति कर रहा हो तो गतिज ऊर्जा रखते हैं, और यहाँ पे स्थितिज यानी वहाँ पे पहुंच के रुक रहा है तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा mgh का प्रयोग कर दिया यहाँ पे। तो T को उधर पहुंचा दिया, T को उधर पहुंचा दिया, P को नीचे पहुंचा दिया। T बराबर mgh/P हो गया। M का मान जो भी द्रव्यमान था वो रख दिया 75 किलो, G का मान 10 रख दिया, H का मान 30 मीटर की ऊंचाई पर उठाना था, और जो अपना समय लग रहा है और जो शक्ति लग रही है उसको नीचे यहाँ पे रख दिया। और उसके बाद काट पीट करना शुरू कर दिया, तो बड़े आराम से मिल गया 1.5 सेकेंड का समय लगेगा। और अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण सवाल की बात की, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, उसको यूनिट में किलोवाट घंटा में, वाट घंटा में भी नापा जाता है। ठीक है, व्यवहारिक मात्रक जो होता है, तो 1 वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻³ जूल होता है। लेकिन इसको छोड़ते हैं, हम इसको याद रखते हैं क्योंकि 1 किलोवाट घंटा इसी के बराबर 1 यूनिट होती है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होती है। इसका मान क्या होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। ये याद करने वाली चीज होती है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। अब इस पे जो सवालें आती हैं वो कुछ इस प्रकार की सवालें होती हैं। ध्यान देंगे कि 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का एक हीटर 3 घंटे प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है। 25 दिन हीटर प्रयोग करने का खर्च कितना होगा, 1 यूनिट का खर्च क्या है, 4 रुपये है। इस सवाल को करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम गिनेंगे यूनिटों की संख्या, याद रखेंगे हमको यूनिटों की संख्या पहले गिनना है। यूनिटों की संख्या, इसी के आधार पर हमको ढेर सारे सवाल लगेंगे। तो हमको ऊपर लिखना है वाट गुणते वाट घंटा समय, वाट घंटा दिन, और बटे 1000 ये होता है। और यहाँ पे गुणा कर दिया जाता है जितनी भी वस्तुएं होती है उनकी संख्या से भी। ठीक, तो कुल मिला कितना आप याद रखिएगा, जितना वाट बनता है उसको रखना है, और जितना भी घंटे, ठीक है, 2 दिन 1-1 घंटे चलाओगे, ठीक है, 2 दिन अगर आप 1-1 घंटे चलाओगे तो 2 1 कम 2 घंटे बनेगा ना, टोटल घंटे। तो यहाँ पे टोटल घंटा भी रख सकते हैं, दिन नहीं रख सकते हैं। लेकिन एक दिन में अगर 4 घंटे चलाते हैं तो 2 दिन में 4 दूनी 8, तो घंटे बढ़ते जाएंगे, इस वजह से दिन का भी गुणा किया जाता है। तो यूनिटों की संख्या बराबर वाट घंटे समय, वाट और दिन घंटे, और गुणते जितने भी उनकी संख्या, 2 हीटर 3 हीटर 2 बल्ब चला रहे हैं, बटे 1000 करना पड़ेगा। ठीक, बटे 1000 क्यों करते हैं, ताकि वाट को बन जाए कि किलोवाट में। ठीक, ये स्थितियां होती हैं। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे जो इसके शक्ति है हीटर की, जो शक्ति है हीटर की, P बराबर वो क्या है, 1000 वाट है। 1000 आपका वाट, ये इसकी शक्ति दी गई है। और इसका जो घंटे का समय है, यानी कितने घंटे वो चलती है, वो 3 घंटे तक चलाते हैं। और जो इसका दिनों की संख्या है वो कितनी है, वो 25 दिनों तक, 25 दिन तक ऐसा चला रहे हैं। अब हमको इसमें निकालना है क्या, इसके यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या बराबर हो जाएगा, यूनिट जो हमको निकालनी है तो हमको 1000 ऊपर रखना है क्योंकि 1000 वाट है। गुणते कितने घंटे चल रहा है, 3 घंटे। गुणते दिन कितना चल रहा है, 25 दिन चल रहा है। कितनी सामान है, कितने हीटर हैं, तो भैया हमारे पास 1 का हीटर था, 1 से गुणा करेंगे, बटे 1000 कर देंगे। 1000 से 1000 कट जाएगा, 25 3 75, यहाँ पे 75 यूनिट हमारा क्या है, बिजली का बिल आया। 1 यूनिट का 4 रुपये हो रहा है, 1 यूनिट का 4 रुपये दिया है, तो 75 यूनिट का 4 से गुणा कर देंगे। 5 20 जीरो, यहाँ से लगे 2, 7
7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 7 चौका 28, 28 दूनी 30। तो यहाँ पे 300 रुपया बन गया आपका यूनिटों का खर्च। तो भैया बस इतना सा रहता है, इसमें और भी अलग अलग सवाल आते रहते हैं, लेकिन काम तो यही आपको करना है, यूनिटों की संख्या ऐसे ज्ञात करनी है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।